आइए आज नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 को समझने का प्रयास करते हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी में नया क्या है, इसको जानने के लिए हमें पुरानी शिक्षा नीतियों को भी जानना होगा। और पुरानी शिक्षा नीतियां हम जानते हैं 68 में आई थी पहली, फिर 86 में आई, उसके बाद NCF आया 2005 में। समय समय पे सरकारें शिक्षा नीतियां लाती रहती हैं और शिक्षा नीतियों में भावी भविष्य की एक संकल्पना होती है और उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। हमारी उन्नति हमारी नीति पे निर्भर करती है, इसलिए जैसी नीति होगी वैसी हमारी उन्नति होगी। ये 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी है, इसकी नीति क्या है, नियति क्या है और हमारी उन्नति कैसी होगी, इसको थोड़ा समझने के लिए आज कुछ समय निकालते हैं। अच्छा लगेगा, आधे घंटे बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या नयापन है, उसकी सार्थकता क्या है, सार्थकता है भी या नहीं है, या सिर्फ सपनों की सौदागरी है। पहले हम समझते हैं कि 10+ अभी एग्जिस्टिंग पॉलिसी क्या है। तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी 10+2+3 के नाम से जानी जाती है। 10+2+3 का सामान्य अर्थ है कि 10 साल की सामान्य शिक्षा और 2 साल की विशिष्ट शिक्षा। 10 साल माने क्लास 1 to क्लास 10 तक की सामान्य शिक्षा हर बच्चे को दी जाए और क्लास 11th और 12th में स्पेशलाइज्ड एजुकेशन दिया जाए। स्पेशलाइज्ड एजुकेशन इस मायने में कि ये एंट्री एज होता है कॉलेजेस के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए, जहां करियर के व्यापक आयाम खुलते हैं। तो उस होरिजिन को पाने के लिए पहले जो एक लैडर चाहिए वह 11th और 12th में मिलती है, वह सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के रूप में मिलती है और इसलिए 11वीं और 12वीं में विषय आधारित ज्ञान पे बल दिया जाता है और योग्य शिक्षक भी रखे जाते हैं। अब जो है ये 10+2 के पैटर्न को 5+3+3+4 कितने हुए, 5 3 3 4 15 साल, और पहले क्या थे 12 साल। 10 + 2 = 12 साल, अब हो गए 15 साल। यानी पहले जो 12 साल का स्कूली एजुकेशन का पैटर्न था वह 15 साल का होने जा रहा है। ये 15 साल में 3 साल क्या बढ़ा, ये नयापन है। आइए यहीं से शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत में जब 10+2 लागू हुआ और 10+2 पैटर्न की शिक्षा, तो उसमें स्कूल के पहले की प्री स्कूलिंग वाली जो स्टेज है उसको शामिल नहीं किया गया। यहाँ तक कि जब राइट टू एजुकेशन 2009 एक्ट बना और 1 अप्रैल 2010 से इम्प्लीमेंट हुआ, तो उसमें भी प्री स्कूल एज को शामिल नहीं किया गया। और इसके लिए शिक्षाविदों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बहुत प्रयास किया, आंदोलन चलाया कि 3 से 6 साल के बच्चे को भी और 14 से 18 साल के बच्चे को भी राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। ये सरकार जो शिक्षा नीति लाई है उसमें इस मांग को पूरा कर लिया गया है। ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन बस देखने के लिए सच्चाई इसके कहीं उल्टी दिख रही है। आइए देखते हैं। अब जो 5+3+3+4 का नया एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन है, इसमें 5 years ऑफ फाउंडेशन स्टेज है, यानी नर्सरी में एंट्री होगी एट द एज ऑफ 3 year, फिर LKG, UKG, क्लास 1 और क्लास 2, ये 5 साल बच्चा पूरा करेगा। इसके बाद अगला स्टेज जो होगा वो 3 years ऑफ प्रिपरेटरी स्टेज होगा, यानी 3 साल तैयारी की अवस्था होगी और ये क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 के रूप में हमारे सामने रहेगी। अगला जो स्टेज होगा वो 3 years ऑफ मिडिल स्टेज होगा और मिडिल स्टेज में क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 की पढ़ाई होगी। इसके बाद चौथा स्टेज जो है वो 4 years ऑफ सेकेंडरी स्टेज है, इसमें क्लास 9, 10, 11 और 12 की शिक्षा दी जाएगी। अब 4 स्टेज में जब स्कूली शिक्षा को डिवाइड किया गया, तो आइए पहले स्टेज से समझने का प्रयास करते हैं एक शिक्षा नीति के अंतर्निहित उद्देश्यों को। शिक्षा नीति कह रही है कि अब फाउंडेशन स्टेज में बच्चे जो हैं स्कूल में क्लास 1 में एंट्री के पहले 3 साल की शिक्षा ले लेंगे। कहाँ लेंगे? आंगनबाड़ी में लेंगे। आंगनबाड़ी में कैसी शिक्षा होगी, जरा सोच लीजिए। आंगनबाड़ी वर्कर कहा जाता है, आंगनबाड़ी एजुकेटर नहीं कहा जाता है। जब वेल एजुकेटर नहीं होंगे, वेल ट्रेंड टीचर नहीं होंगे, तो क्या बच्चे अपने से पढ़ेंगे? आप जरा सोचिए।
ये एंट्री लेवल है। इसी स्टेज पे बच्चे का भविष्य निर्धारित होने जा रहा है। मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि अधिकांश ब्रेन का जो पार्ट है वो 5 ईयर के पहले डेवलप हो जाता है, और इस डेवलपमेंटल स्टेज को हम कहाँ देने जा रहे हैं? आंगनबाड़ी को। आंगनबाड़ी में कौन बहाल हुआ है, क्या योग्यता है, कैसी शिक्षा देगी, समझ से परे है। और ये नयापन, इसमें नयापन क्या है? हमारे यहाँ दशकों से प्राइवेट विद्यालयों में यूकेजी, एलकेजी, नर्सरी की कक्षाएं चल रही हैं। आज हर वह गार्जियन जो सक्षम है अपने बच्चे को नर्सरी में एडमिशन दिला देता है। तो नर्सरी में एडमिशन दिलाएगा या आंगनबाड़ी में? आंगनबाड़ी में तो भोजन के नाम पे बच्चे जाते हैं ना। तो जिस जगह का आपने इस्तेमाल भोजन बांटने के लिए किया, उसको आप एजुकेशन सेंटर बना करके कौन सा एजुकेशन दे दीजिएगा? समझ से परे है। ये वही स्टेज है जहां मुझे लगता है कि ये सरकार विजन डॉक्यूमेंट के सहारे राइट टू एजुकेशन को कमजोर करने जा रही है। राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए मैंडेटरी करती है। कंपल्सन है किसका? गार्जियन का, बच्चे का, सरकार का। फंडामेंटल राइट है। इसके लिए 86th अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। और फंडामेंटल राइट की विशेषता होती है कि अगर सरकारें देने में असमर्थ होती हैं तो उसके लिए कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से अपने लिए न्याय की अपील कर सकता है। ये सरकार के लिए बाध्यकारी है। जब राइट टू एजुकेशन का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है और राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 10 साल में पूरा करने का पहले ही टारगेट दे रखा है, तो फिर हमारी वर्तमान सरकार अब अर्ली चाइल्डहुड केयर के नाम पे क्यों 10 साल का आगे का लक्ष्य दिखा रही है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के माध्यम से अगले 10 साल में सभी बच्चों को विद्यालय में लाने की कोशिश की जाएगी। इस तरह की बातें करने का क्या मतलब है? ये तो 10 साल पहले लागू हो जाना चाहिए था, अब तक क्यों नहीं लागू हुआ? हाँ, इसमें नयापन क्या है? जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन का प्रोविजन था, वह 3 से 18 साल के लिए कर दिया गया है। बट कैसा? फंडामेंटल राइट नहीं बनाया गया, कोई लीगलाइज नहीं किया गया। ये एक विजन डॉक्यूमेंट है। देखना होगा जब इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे ये विजन डॉक्यूमेंट आएगा तो इसमें कितने सुधार करने पड़ेंगे। प्लान ऑफ एक्शन इसका क्या होगा? जब ये चीजें हमारे सामने होंगी तब हम कुछ बेहतर कह पाने की स्थिति में होंगे। लेकिन अभी तो हमारा सुझाव और हमारी अपेक्षा यही है कि सरकार वाकई अगर चाहती है कि शिक्षा की दशा सुधरे तो 3 से 18 साल के शिक्षा को राइट टू एजुकेशन के दायरे में लाए, तत्काल लाए, तत्काल लाए। तत्काल इसलिए कह रहा हूं कि एक शिक्षक हूं, शिक्षक के नाते शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी समितियों, आयोगों और पॉलिसियों को देखा है हमने और उनको विफल होते हुए भी देखा है। तो ये भी विफल ना हो जाए इसलिए इसे कानूनी जामा जरूर पहनाया जाना चाहिए। इस फाउंडेशन स्टेज में क्या होगा? बच्चों को खेल गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी, उन्हें रंगों की पहचान कराई जाएगी। बड़ी अच्छी पहल है, इन कराएगा कौन? उसके लिए एक सक्षम माहौल चाहिए, सक्षम परिस्थिति चाहिए और उसका अंग शिक्षक ही हो सकता है। इसलिए वेल इक्विप्ड स्कूल एंड वेल ट्रेंड टीचर्स मस्ट हैं इस स्टेज के लिए, जब राइट टू एजुकेशन में शिक्षक छात्र अनुपात निर्धारित है और सरकारें आज तक उसे लागू नहीं कर पा रही हैं। फंडामेंटल राइट होते हुए भी तो विजन डॉक्यूमेंट की क्या दशा होगी, सोचने की आवश्यकता है। इसके बाद जो सेकंड स्टेज है उसे कहा गया है 3 ईयर प्रिपरेटरी स्टेज। ये जो है क्लास 3, 4 और 5 के लिए है। प्रिपरेटरी स्टेज का मतलब है बच्चे को खोज और खेल आधारित गतिविधियों के माध्यम से शिक्षित करना। हम जानते हैं कि बच्चा जब विद्यालय आता है तो आने के पहले उसके पास एक बहुत बड़ा शब्द भंडार होता है, उसके पास एक कल्पना शक्ति होती है, उसके पास वाक कौशल होता है।
और ये वह स्किल है जिसको यदि परिमार्जित कर दिया जाए, मॉडिफाइड कर दिया जाए, तो भविष्य का बच्चा वास्तव में एक सक्षम व्यक्ति बन सकता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उपलब्धियों पे राष्ट्र गौरव अर्जित कर सकता है। तो ये प्रिपरेटरी स्टेज जो क्लास 3, 4, 5 के लिए है, इस पे बहुत अच्छे काम की ज़रूरत है। इसमें संवाद मूलक ज्ञान की आवश्यकता है, वाक् कौशल की आवश्यकता है, और वाक् कौशल या संवाद मूलक ज्ञान ये जब भी आएगा तो योग्य शिक्षकों के माध्यम से आएगा, इसलिए अच्छे और सक्षम शिक्षकों की आवश्यकता होगी। स्कूली शिक्षा का जो थर्ड स्टेज है वह मिडिल स्टेज है। इसे 6, 7, 8 क्लास 6, 7, 8 के बच्चे मिडिल स्टेज में आएंगे, और यहाँ पे अपेक्षा की जाती है कि विज्ञान, गणित, कला, समाज विज्ञान और मानविकी में प्रायोगिक ज्ञान दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बुराई भी है। बुराई क्या है? सब कुछ माइंडसेट से होता है। माइंडसेट, याद कीजिए, एक वो दौर था जब कोई नौकर नहीं था, कोई नौकरी नहीं करता था, अपनी पैतृक भूमि में खेती करता था, एक गाय रखता था और बड़े शांत और सुकून का जीवन जीता था। लेकिन फिर आई आधुनिक व्यवस्था, और आधुनिक व्यवस्था ने सबको नौकर बनाने के लिए प्रेरित किया। अब वह चीजें खत्म हो चुकी। तब एक परस्पर निर्भर समाज होता था। गांव का नाऊ, धोबी, दर्जी सब सेवा करते थे और सब उसी भूमि के उत्पादन से जीविकोपार्जन अर्जित करते थे। लेकिन आधुनिक सभ्यता में वो सारी चीजें खत्म हो गई। आज वोकेशनल एजुकेशन की बात की जा रही है मिडिल स्टेज में। आप जरा बताइए, वोकेशनल एजुकेशन क्या? कोई कारपेंटरी करेगा क्या? कोई मेसन का काम सीखना पसंद करेगा? हमें नहीं लगता कि सीखेगा, क्योंकि ये वो दौर नहीं है। ये दिमाग बदल चुका है, माइंडसेट हमारा बदल चुका है। अब हमें क्या चाहिए? इंडस्ट्री का बेहतरीन प्रोडक्ट चाहिए। तो हमें इंडस्ट्री के स्किल को डेवलप करना होगा। ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को यदि हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि बहुत अच्छा कुछ होने जा रहा है। ये इसलिए भी अच्छा नहीं होने जा रहा है कि इस वोकेशनल एजुकेशन को हायर एजुकेशन में कोई वेटेज नहीं है, कोई डिग्निटी नहीं है। अब आप पूछेंगे कैसे? मैं बता रहा हूँ। आप बताइए, आपका बच्चा क्या बनना चाहेगा? साधारण सा उत्तर होगा, जनरली लोग सपना देखते हैं IAS बनाने का। मैं भी सपना देखा था, बहुत प्रयास किया था, नहीं बना। तो जो बच्चा IAS बनना चाहता है या सरकारी सेवा में जाना चाहता है, इवन कि एक साधारण बाबू बनना चाहता है, क्या उसके सिलेबस को रिवाइज किया जाएगा? क्या ये लिखा जाएगा कि एक कारपेंटरी के कौशल वाले व्यक्ति को भी सरकारी कार्यालयों में बाबू की नौकरी दी जानी चाहिए? निश्चित रूप से नहीं लिखा जाएगा। वहां सिर्फ बौद्धिक व्यायाम कराया जाएगा। तो जब बौद्धिक व्यायाम कराया जाएगा तो इस वोकेशनलाइजेशन को जो मिडिल स्टेज में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, कैसे डिग्निटी मिलेगी? अगला स्टेज है, चौथा स्टेज जो है वो 4 इयर्स ऑफ सेकेंडरी स्टेज है। इसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th की शिक्षा दी जाएगी। यहाँ भी कुछ विशेष चीजें हैं। बहुविषयक अध्ययन होगा, गहन सोच और सोच में लचीलापन पर बल दिया जाएगा। विद्यार्थियों को उनके पसंद के विषय चुनने की आजादी होगी। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन व्यवहार में क्या होगा? आसान नहीं है। ये वही स्टेज है जो 10+2 शिक्षा में बेस माना गया 11th और 12th को, कि बच्चे को स्पेसिफिक एजुकेशन दीजिए सब्जेक्ट का, ताकि वो भविष्य में जब यूनिवर्सिटी में जाए तो एक अच्छा अध्ययन कर सके। लेकिन यहाँ पे बोर्ड को खत्म करने की बात की जा रही है, या बोर्ड को इजी बनाने की बात की जा रही है। तो इजी बनाने से क्या फायदा होगा? मुझे नहीं लगता है कोई फायदा होने वाला है। ज्ञान का परीक्षण होना ही चाहिए, बिना परीक्षण का कोई ज्ञान नहीं होता है। और भारत तो वह धरती है जहां बिना परीक्षण के किसी को परीक्षित की उपाधि भी नहीं दी जाती है। और भी बहुत सारे सुझाव हैं, जैसे HRD को अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा, GDP का 6% खर्च किया जाएगा,
लेकिन कैसे? मेरे प्रधानमंत्री जी जब से स्नातक की डिग्री लिए होंगे तब से वो जानते होंगे कि 6% जीडीपी का खर्च करने का प्रावधान हर शिक्षा आयोग ने किया है। पिछले 52 सालों से ये बात सुनने को मिल रही है, लेकिन आज तक सरकारें 3-3.5% से आगे नहीं बढ़ पाई हैं। क्यों? सिर्फ विजन देने से स्थिति सुधरनी होती तो हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने बहुत ही अच्छे विजन दिए थे, भारत वाकई स्वर्ग बन गया होता। इसे कानून का बल भी देना होगा, कानून बनाना होगा। हम जानते हैं कि शिक्षा कंकरेंट लिस्ट में है, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों इस पे कानून बना सकती है, लेकिन अगर केंद्रीय कानून है तो वही प्रभावी होगा। तो इसलिए केंद्र सरकार अगर वाकई चाहती है कि 6% जीडीपी का खर्च हो तो इसे भी एक कानूनी रूप देना होगा। जैसे फिस्कल डेफिसिट के लिए निर्धारित किया गया पैमाना, वैसे पैमाना निर्धारित हो कि केंद्र और राज्य सरकारें अपने जीडीपी का 6% शिक्षा पे व्यय करेंगी। और ये बड़ी राशि नहीं है, बहुत सामान्य राशि है, क्योंकि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज है और इस पे खर्च करना ही चाहिए। अब कुछ और इसकी विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं। बोर्ड खत्म होगा, अच्छी बात है। 12th को बोर्ड माना जाएगा, ये भी अच्छी बात है। ग्रेजुएशन 3 ईयर या 4 ईयर का होगा। 3 ईयर का सामान्य ग्रेजुएशन होगा, 4 ईयर का रिसर्च ग्रेजुएशन होगा। 3 ईयर 4 ईयर के ग्रेजुएशन में भी मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट की बात की गई है। यानी 1 साल के कोर्स करने के बाद आपको लगता है कि भाई हमने कोर्स का चुनाव गलत कर लिया, कुछ दूसरा कोर्स कर लेते हैं, तो उसे वहीं स्विच ऑफ कर दो, जाओ दूसरा कोर्स कर लो। फिर लगता है कि नहीं ये कोर्स पूरा कर लेना चाहिए, फिर आओ सेकेंड ईयर कर लो। अगर फर्स्ट ईयर करके जाते थे पहले तो आपकी डिग्री बेकार हो जाती थी। मेरी भी हुई है, अगर सुविधा होती तो मेरे पास भी डिग्रियां कुछ और होती। लेकिन अब क्या होगा, आप चाहिए तो इस 1 साल की डिग्री को स्विच ऑफ कीजिए और सर्टिफिकेट की डिग्री लेके जाइए। 2 साल अगर आपने कर लिया तो डिप्लोमा की डिग्री लेके जाइए, और 3 साल कर लिया तो डिग्री का सर्टिफिकेट लेके जाइए। यानी हर साल आपको कुछ ना कुछ क्रेडिट मिल रहा है, जो फर्दर एजुकेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है, इसलिए इसका स्वागत किया जाना चाहिए। एक और अच्छा सुझाव है कि मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। पहले से भी ये सुझाव है, दी भी जाती है, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है, हमारे यहाँ 2 समानांतर व्यवस्थाएं चलती हैं। पहली व्यवस्था सरकारी संस्थानों की है, जहां सरकारी नियमों का पालन होता है, और दूसरी व्यवस्था जो है प्राइवेट शिक्षण संस्थानों की है, जहां उनका अपना कुछ रूल रेगुलेशन चलता है। वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, इंग्लिश एज ए मीडियम, भले किस तरह पढ़ाते हैं वो जाने, बट पढ़ाते हैं। और भारत में अंग्रेजी को एक सिविलाइज्ड पर्सन का लैंग्वेज माना जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा माइंडसेट है लोगों का, तभी तो अच्छा खासा व्यय करके और प्राइवेट स्कूलों में लोग भेजते हैं, और हमारे यहाँ सरकारी स्कूल इस मामले में थोड़े पिछड़ जाते हैं। ये हमारी सरकारी नीति जो है सरकारी विद्यालयों के सशक्तिकरण पे कहीं फोकस नहीं करती। कभी ये अगर कह दिया जाता कि हम सरकारी विद्यालयों को इतना उच्च स्तर पे ले जाएंगे कि प्राइवेट संस्थानों की जरूरत न पड़ेगी, तो दिल खुश हो जाता है। कर सकते हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेल ट्रेन टीचर भी हैं, प्राइवेट स्कूल से बहुत अच्छे टीचर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सब जनता के सहयोग से बनाया है, सब सरकारों ने बनाया है। बस थोड़ी सी इच्छा शक्ति हो जाए तो बन जाएगा, और हम इस पे आगे थोड़ी सी और बात करेंगे। पहले कुछ और मुद्दों पे बात कर लेते हैं। 9वीं से 12वीं तक सेमेस्टर वाइज परीक्षा की भी बात की गई है। सेमेस्टर परीक्षा होगी, 12वीं में बोर्ड होगा। अब स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन 3 साल सामान्य स्नातक के लिए रहेगा, और 4 साल में वो लोग ग्रेजुएशन करेंगे जो आगे रिसर्च करना चाहते हैं। यानी जो 4 साल का ग्रेजुएशन करेगा वो 1 साल में एमए कर लेगा और फिर वो रिसर्च करने चला जाएगा। हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट को 2035 तक ग्रॉस इनरोलमेंट को 50% करने की भी बात की गई है। हायर एजुकेशन में सुधार के लिए कुछ सुझाव मिले हैं। एक तो है मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बनाने की बात, और ये जितनी लुभावनी है उतनी ही घातक भी हो सकती है। आज भी हमारे यहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो बीएचयू हो या डीयू हो या पटना यूनिवर्सिटी हो या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, वहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है। आगे ये पॉलिसी कह रही है कि एवरी इंस्टीट्यूशन को हम मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बना देंगे। क्या आईआईटी को अगर आप
सोशल साइंस के लिए मजबूर करेंगे पढ़ाने के लिए, तो क्या उसकी वो डिग्निटी बरकरार रहेगी? नहीं रहेगी, निश्चित रूप से नहीं रहेगी। आईआईटी इंजीनियरिंग के लिए अपना स्थान बनाया है, और अगर बनाया है तो उसके डिग्निटी को छेड़ना ठीक नहीं होगा। मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन की जितनी आवश्यकता है उतनी ही स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन की भी आवश्यकता है। बहरहाल भविष्य बताएगा क्या होगा। एक अम्ब्रेला रेगुलेटर की बात चल रही है, यानी कि मेडिकल और कानून के पाठ्यक्रमों को छोड़कर बाकी जो सामान्य पाठ्यक्रम है वो एक तरह के इंस्टीट्यूशन से गाइडेड होंगे, और उसे अम्ब्रेला रेगुलेटर कहा गया है। एबीसी की बात भी है इस पॉलिसी में। एबीसी मतलब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, यानी एक इंस्टीट्यूशन में कोई व्यक्ति शिक्षा ले रहा है और वो दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाता है तो उसकी पूर्व की शिक्षा का कोई क्रेडिट नहीं मिलता था अब तक, लेकिन अब उसे क्रेडिट मिलेगा और अगले फर्दर एजुकेशन में वह इस क्रेडिट को कैश कर सकता है। डिजिटल एजुकेशन पे बात हो रही है। डिजिटल एजुकेशन भी कोई नया नहीं है, पहले से भी सरकारों ने प्रयास कर रखा है। मैसिव ऑनलाइन ओपन क्लासेस की बात हुई, डिजिटल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की बात हुई, दुनिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज के कैंपस को खोलने की बात चल रही है। बट इन हसीन सपनों के बीच हम आम लोग कहाँ हैं? आइए जरा जान लें। इसी पॉलिसी में ऑटोनॉमी की बात की गई है, और ऑटोनॉमी में एक नई ऑटोनॉमी, ग्रेडेड ऑटोनॉमी की बात की गई है। हम जानते थे एकेडमिक ऑटोनॉमी, हम जानते थे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, हम जानते थे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, और ग्रेडेड ऑटोनॉमी भी जानते थे। लेकिन शिक्षा में ग्रेडेड ऑटोनॉमी पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये वही ग्रेडेड ऑटोनॉमी है जो शायद आम आदमी से शिक्षा को छीन ले जाएगा। कैसे छीनेगा मित्रों, इस पे चिंतन की जरूरत है। यही मेरे लेक्चर का आज का मुख्य फोकस है। वह क्या है? कहा गया कि विदेशी इंस्टीट्यूशन आएंगे, हम ग्रेडेड ऑटोनॉमी देंगे उन इंस्टीट्यूशन को जिनके पास सब कुछ होगा, जो सेल्फ फाइनेंस होंगे। तो ये सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कौन होंगे? जहां पूंजीपतियों के बच्चे पढ़ेंगे, बच्चों से फी लेकर के वो फाइनेंशियल आजादी ले लेंगे, और जब फाइनेंशियल आजादी होगी तो उन्हें अपने एकेडमिक फ्रीडम भी मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम भी मिलेगा, और फिर वो अपने ढंग के कोर्स भी चलाएंगे, और वहाँ पे तबे कुचले वर्ग के लोगों की एंट्री नहीं हो पाएगी, यानी उच्च शिक्षा के दरवाजे इनके लिए बंद हो जाएंगे। हमने ग्रेडेड ऑटोनॉमी को थोड़ा सा पब्लिक सेक्टर यूनिट में भी देखा है। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट नवरत्न के नाम से जाने जाते थे, जब निजीकरण की बारी आई तो पहले उन्हीं की विदाई होने लगी। इसलिए ये ग्रेडेड ऑटोनॉमी कहीं हमसे हमारी उच्च शिक्षा को न छीन ले, ये चिंतन का विषय है। और इतना सारा प्रयास किया गया है, लेकिन मुझे तो लगता है कि राइट टू एजुकेशन को भी इसमें थोड़ा सा कमजोर करने का प्रयास है, क्योंकि 3 से 18 साल की शिक्षा जो है उसको एक नहीं बनाया जा रहा है, उसे राइट टू एजुकेशन में शामिल अभी नहीं किया गया है। करना चाहिए, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, और ये एक विजन डॉक्यूमेंट है, और ये डॉक्यूमेंट अपने आप इंप्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि इसकी कुछ लीगलिटी नहीं है। ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसमें विधि की शक्ति नहीं है। ये सरकार का या शिक्षा आयोग का एक विजन है जो आने वाले वर्षों में ये लागू करना चाहते हैं, और इसमें इतने अच्छे अच्छे शब्दों से शब्द संसार रचा बसा गया है कि इसे हमेशा कैश किया जा सकता है, सपनों को भुनाया जा सकता है। लेकिन व्यवहारिकता के स्तर पे अगर हम सुधार करना चाहते हैं तो मैं आपको 2 मूलभूत बातें बताना चाहूँगा। बिहार में हमारी सरकार, नीतीश जी की सरकार, सुशासन की सरकार जब बनी तो इन्होंने मुचकुंद दुबे जो पूर्व विदेश सचिव थे उनके नेतृत्व में एक समान स्कूल प्रणाली आयोग का गठन किया, और समान स्कूल प्रणाली आयोग ने यह सुझाव दिया कि पड़ोस के विद्यालय की पद्धति लागू की जाए, यानी हर एक विद्यालय का स्तर एक जैसा होना चाहिए, सब में एक जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब में एक क्वालिटी के टीचर हों। इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं थी। भाई राइट टू एजुकेशन कह रहा है कि टीचर की मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को डेवलप करना है, कौन बड़ी बात है। लेकिन आज तक वो नहीं हो पाया, क्यों? ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अगर हो जाता तो शायद शिक्षा की स्थिति सुधर गई होती। तो समान स्कूल प्रणाली, कॉमन स्कूलिंग
को लागू करना चाहिए, पहला सुझाव है। अगर नहीं की है तो एक और सुझाव मेरा अपना पर्सनल भी नहीं है, बस 2015 में चलते हैं। अगस्त 2015 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस सुधीर अग्रवाल जी ने एक डिसीजन दिया और क्या कहा कि सरकारी कोष से वेतन पाने वाले हर कर्मचारी, अधिकारी, नेता, नौकरशाह, सबके लिए ये मैंडेटरी हो कि उनके बच्चे सरकारी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करें और इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनका इंक्रीमेंट रोका जा सकता है। इतने शानदार और डायनेमिक डिसीजन को हमारी सरकारों ने, हमारी नौकरशाही ने खत्म कर दिया। क्या बुराई है भैया, लागू कर दो, भला हो जाएगा। कैसे होगा आप जान लीजिए। मैं कहा ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे फिर आएंगे, हम बात करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना कोई मुश्किल नहीं है। ये तब हो जाता जब अधिकारी वर्ग के बच्चे भी उस विद्यालय में पढ़ते। किसी अधिकारी को विद्यालय के निरीक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनका बच्चा जाके कहता, पापा मेरे स्कूल में फैन नहीं चलता है, बहुत दिक्कत होती है, टॉयलेट नहीं है, ब्लैक बोर्ड अच्छा नहीं है। और फिर उनके एक इशारे से विद्यालय के प्रधानाध्यापक, विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी इन सारे चीजों को रेगुलराइज कर देती है। लेकिन होता उल्टा है। अधिकारी अगर जांच करते हैं तो सुधार नहीं होता है, कुछ और जरूर हो जाता है। इसलिए अगर हम शिक्षा को वास्तव में भविष्य की आधारशिला बनाना चाहते हैं, अपने सुखद स्वप्निल भविष्य को सजोना चाहते हैं, तो ये काम तो अविलंब कर दिया जाना चाहिए कि सभी सरकारी कर्मियों के लिए अनिवार्य हो कि वो अपने बच्चे को कम से कम स्कूली एजुकेशन सरकारी विद्यालयों में ही दें। वरना अच्छी बातें तो सारे आयोगों में कही गई हैं। एक स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात थी कोठारी शिक्षा आयोग में, यानी जितने हाई स्कूल, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उनसे आसपास के प्राइमरी मिडिल स्कूलों को जोड़ देना चाहिए और हाई स्कूल जो है रिसोर्स सेंटर के रूप में काम कर सकता था, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के रूप में काम कर सकता था। एक कोऑर्डिनेशन से उस क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था बदली जा सकती थी। डाइट की जब स्थापना हुई तो उससे भी ये अपेक्षा थी, एससीईआरटी की जब स्थापना हुई तो उसकी भी अपेक्षा ऐसी थी। सारी चीजें शिक्षा के सुधार के लिए होती रही हैं, लेकिन शिक्षा रसातल में पहुंचती रही है। अगर शिक्षक की बहाली नहीं होती है तो कौन जिम्मेदार है? क्या कोई कानून बनाएगा कि शिक्षा के सफल संचालन के लिए शिक्षकों की बहाली करना संवैधानिक बेबसी होगी? क्योंकि अब बिना कानून के, कठोर कानून के सरकारें नहीं सुधरने वाली हैं। लेकिन सरकार जब स्वयं बनाएगी अपने विरुद्ध कानून तो बनाने की जरूरत क्या होगी? बस सरकारें लागू तो कर दें। अगर लागू कर दें, इसे विधि की शक्ति दे दें तो वास्तव में बहुत अच्छा है, और विधि की शक्ति न दें तो मुझे लगता है कि हसीन सपने बेचे जाते रहेंगे और भुनाए जाते रहेंगे। लेकिन शिक्षा रसातल में पहुंचती जाएगी और शिक्षा धीरे धीरे निजीकरण के रास्ते में चली जाएगी। वह निजीकरण जो बिना प्रॉफिट के अम्ब्रेला के अंदर केवल प्रॉफिट के लिए काम करने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको अगर ये बातें पसंद हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे पर्सनल नंबर पे भी संपर्क कीजिए, अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।